Hello, good morning to all of you. Today we are going to study about molecular basis of inheritance. पिछले क्लास में हम लोग न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। आज भी हम लोग डीएनए के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलो, यहाँ पर डीएनए का ही कुछ इंफॉर्मेशन है। ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, पेंटोज शुगर, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनियस बेस, इसी का थोड़ा और डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखो, फॉस्फेट म्यूटी एट द 5 एंड ऑफ द शुगर, ठीक है। जो पेंटोज शुगर होते हैं उसके 5 एंड, जो सबसे टॉप में होता है उसके ऊपर कोई भी इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं पेंटोज शुगर। इसलिए जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो लास्ट एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और तो ये 5-3 क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड चेन का एंड है, कार्बन नंबर O वहां पर किया गया है, ठीक है। विच रिफर टू द 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वो 5 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। सिमिलरली at the other end of the polymer the sugar has the 3 OH of 3 carbon। जो पेंटोज शुगर देखते हैं तो कार्बन नंबर 3 जो होते हैं, तो जो सबसे नीचे की तरफ जो कार्बन नंबर 3 ऐसे जब स्ट्रक्चर आप बना के देखोगे तो ये कार्बन 1 था, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड दिस इज कार्बन 5। तो ये जो सबसे लोएस्ट पेंटोज शुगर होते हैं उसका एंड 3 होता है, इसलिए इसको 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो ये कार्बन नंबर 5 है, तो 5 एंड 3 एंड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चेन हम लोग सीधा डीएनए का चेन बनाते हैं वो क्या है, जो इधर 5 लिख रहा हूं और इधर 3 लिख रहा हूं, तो ये न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर कार्बन है वो 3 है, किसी से अटैच नहीं है, एंड पर है, इसलिए उसको 5 लिख दिए और इधर 3 लिख दिए। अगर आप पिछले लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये चीजें पता होगा, ठीक है। ग्रुप विच इज रिफर टू 3 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन मतलब मेनली ये जो चेन बना हुआ है, ये जो चेन है डीएनए का, वो मेनली बने क्या चीज से है, पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट से, ठीक है। और इसके बीच में तो नाइट्रोजनियस बेस इंटरलिंक होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करके रखता है ना। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका बैकबोन क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट। द नाइट्रोजनियस बेस लिंक टू शुगर म्यूटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। मतलब क्या है कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसे आप मान लो एक सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसके ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका बैकबोन क्या है, शुगर है एंड फॉस्फेट है, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं ना, वो इसमें प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम इनसाइड, इनवर्ड, अंदर की तरफ। और वो पेयरिंग कैसे होता है हम आगे बात करेंगे। ए टी से पेयरिंग करता है, जी सी से करता है, प्यूरिन, पायरुमिडीन, ये सब हम आगे में देखेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में होती है नाइट्रोजनियस बेस के बीच में, ठीक है। और ये क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करके फिक्स करके रखने का काम करता है। हो गया। यहाँ देखो, इन आरएनए में सिंगल होंगे, क्या सिंगल स्ट्रैंड होगा, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होगा। क्या चीज का स्ट्रैंड होता है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, है ना। तो देखो एक स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंड है तो ये आरएनए हो गया, है ना। डबल स्ट्रैंड हो गया तो डीएनए हो गया। क्या चीज, ये पूरा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट इन 2nd पोजीशन ऑफ द राइबोज, है ना। जब आप देखोगे पेंटोज शुगर जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें OH एक ग्रुप लगे हुए होते हैं, इसी को राइबोज बोलते हैं। अगर इसमें OH नहीं रहेगा सेकेंड नंबर कार्बन पर तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल एक ही डिफरेंस है कि सेकेंड नंबर कार्बन को OH ग्रुप लगा हुआ रहता है और जिसमें नहीं लगा है उसको डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे, जिसमें लगा हुआ है उसको राइबोज बोलेंगे।
तो वही बात लिखा हुआ है कि एक एडिशनल OH ग्रुप होता है सेकेंड पोजीशन इन द राइबोज। जो राइबोज शुगर है ना 5 कार्बन का, उसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, 5 कार्बन का शुगर है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक एडिशनल OH ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड। ये चीजें याद रखना है कि एडिशनल OH ग्रुप राइबोज में किस कार्बन पर लगे हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो इन RNA द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन के जगह पर यूरासिल होगा RNA में, क्लियर है। ये जो थाइमीन है इसको 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं हम लोग, इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये आता है, ठीक है। अनदर केमिकल नेम किसका है, थाइमीन का दूसरा नाम ये भी है केमिकल नेम, ओके। देखो DNA हैज एन एसिडिक सब्सटेंस। DNA क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, इसका एसिडिक नेचर है। कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मीचर। फ्रेडरिक मीचर एक साइंटिस्ट है जो सबसे पहले DNA को आइडेंटिफाई किया और बताया कि DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है। और कब बताया, 1869 में। उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन, न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया था, न्यूक्लिन नाम दे दिया। हाउएवर ड्यू टू technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of a structure of DNA remained exclusive for the every long period of time। देखो आज से पहले इस समय 1869 में हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना माइक्रोस्कोप हाई लेवल का नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी का कमी था। इसलिए इतना बड़ा पॉलीमर, किसका पॉलीमर, DNA का पॉलीमर को हम लोग नहीं देख पा रहे थे, नहीं आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। लग रही है समझ? मतलब कि आज जितना एडवांस टेक्नोलॉजी है उतना इस समय में थे 1869 में नहीं थे। तो कुछ टेक्निकल लिमिटेशन के वजह से वो DNA का जो लॉन्ग पॉलीमर है उसको अच्छे से वो नहीं आइसोलेट कर पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, नहीं देख पा रहा था। बट उन्होंने नाम दे दिया कि देयर आर DNA दैट आर एसिडिक इन नेचर। उसको न्यूक्लियस में उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस में होता है, उसको न्यूक्लिन कहते हैं, ठीक है। और डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पता चला क्योंकि हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन थे। आगे बढ़े, चलो गुड। देखो इट वाज ओनली इन 1953 में, आगे की कहानी यही है कि 1953 में वाटसन एंड क्रिक DNA डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने काफी इतना इजी तरीका से DNA को समझा दिया कि मतलब हर आदमी इसको इजीली तरीका से समझने लगा और DNA कैसे होते हैं अच्छे से समझ लग गई। उन्होंने बता दिया कि DNA क्या है कि डबल हेलिक्स मॉडल है, वो राइट हेडेड फैशन में कॉइल होता है। 3D स्ट्रक्चर से उन्होंने DNA को काफी आसान तरीका से समझा दिया, जो कि सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है DNA का, आज भी है ये, ठीक है। अब देखो उधर ये टाइम था और उसके काफी समय के बाद फिर इस समय तक थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें आ गए थे अपने पास जिससे हम DNA को देख सके, समझ सके, है ना। तो वही कह रहा है ओनली 1953 में जेम्स वाटसन, शॉर्ट में वाटसन बोला जाता है एंड क्रिक बोला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा प्रोड्यूस बाय द मैरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन, सीधा शॉर्ट में ये बोल देना फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, ठीक है। इन्होंने एक्सरे डिफरेंशिएशन के बेसिस पर एक्सरे वगैरह करके डिफरेंशिएशन करके एक टेक्निक है जिसके बेसिस पर DNA के स्ट्रक्चर को उन्होंने अच्छे से देखने में सक्षम हो पाया, ठीक है। प्रोपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। मतलब काफी ज्यादा सिंपल तरीका से DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, DNA डबल हेलिक्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, उसको काफी आसान तरीका से उन्होंने समझा पाया, ठीक है। वन ऑफ द होल मार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन द पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है इसके बीच में नाइट्रोजनियस बेस जो होते हैं वो ऐसे पेयरिंग होते हैं जो ये DNA के स्टैंड को स्टेबल करके रखता है। देखते हैं हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ
एरविन चरगाफ रूल भी पढ़ोगे आप, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए देयर रेशियो, जो एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो हम लोग को पता है ये चीजें कि ए टी के साथ पेयरिंग करता है एंड जी सी के साथ पेयरिंग करता है, ये सबको पता है, ठीक है। ये भी बात याद रखना है, एटी के बीच में डबल बॉन्डिंग होते हैं, ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी न्यूमेरिकल्स टाइप से बना के दे देगा कि बोला जाएगा यहाँ पर 50 80 बेस पेयर है, ठीक है, 50 80 बेस पेयरिंग है, तो बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे। तो 80 के बीच में 2 है, तो ऐसा 50 बेस पेयर के बीच में कितने हो जाएंगे, 100, है ना, 100 हो जाएंगे, ओके। सर तो बात सकता नहीं है क्या? जैसे कि 80 है, ठीक है, तो एक बेस पेयर बनने में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं, 2। तो अगर सपोज बोल दिया जाएगा 50 एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयरिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे बताओ। एक में दो लगता है, ठीक है, तो एक में 2 लगता है, ठीक है, तो 50 में कितने लगेंगे, ठीक है। उसी तरह बता देगा कि ये वाला जो 80 का बेस पेयरिंग है ये 50 है, और ये जो जीसी का है ये 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करो, कैलकुलेशन कर लोगे ना। 80 के बीच में 2 है, तो ये जितने भी होंगे 50, मान लो अगर 50 है तो 50 इंटू 2, ये 30 है तो 30 इंटू 3, सब जोड़ के बता देंगे, ऐसा होता है। एक और चीज देखो, जैसे कि तुमको क्वेश्चंस कुछ इस तरीका से आ सकते हैं तुम्हारे सामने, यहाँ देखो, जैसे कि A इक्वल टू T होता है, यस, ठीक है, और G इक्वल टू C है। अब एडेनिन जो है वो 10% है, ओके, तो तुमको बोल दिया जाएगा फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, ठीक है। 40 है। देखो तो देखते हैं क्या होगा, ये 10% है तो ये भी 10% होंगे, टोटल होना है 100%, तो ये कितना हो गया टोटल 20 हो गया, तो बाकी ये 80 है ना, तो 80 है तो 40 ये होंगे, 40 ये होगा, ठीक है, तो 40 इधर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो अब कर लोगे ना। हाँ, अब सुनो, एक ऐसा लिखा हुआ रहता है जैसे कि चरगाफ रेशियो कौन सही है कौन कांस्टेंट है, तो देखो जैसे कि A मान लो 10 है, ठीक है, तो एक अगर आपको दे दिया गया है तो बाकी सब तो आपने निकाल लिया, ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ रहता है A प्लस G डिवाइड बाई T प्लस C इक्वल टू 1 या कांस्टेंट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? आओ देख लेते हैं। A जो है कितना है 10, कितना है 10 है, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिया। G कितना है 8, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। अब नहीं भी निकालोगे तो अभी समझाने के बाद समझ लग जाएगी क्या चल रहा है। इधर देखो ये 10 है तो ये G कितना है 40 है, लो, ओके। T कितना है 10 है, C कितना है 40। तो देखो इसका कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिल रहा है, ऊपर भी 50 नीचे भी 50 इक्वल टू 1 तो आ गया ना, तो ये रेशियो सही है, ये 1 वाला जो है ये सही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये देख लो ना, सिंपल डाटा रखने से ज्यादा इजीली समझ लग रही है। अगर वही हम ऐसे लिख देंगे, उसी को हम ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो, ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप देख लेना। हम 80 लिख देंगे ऊपर में, देखो 80 मैं लिख दूंगा, ठीक है, और GC में लिख दूंगा इक्वल टू 1। क्या ये सही है?
अगर वहां देखो मान लो ये 10 था तो 10 ये भी 10 होगा तो 20 और नीचे में हो जाएंगे 80 इक्वल टू 1 कैसे आएंगे। तो ये चीज मिला लेना। अगर ये आपको सोल्व कर एक ऑप्शन में रहेगा सही वाला बाकी उल्टा पुल्टा करके गलत अरेंजमेंट रहेंगे तो तुम्हें नहीं समझ लगेगी तो तुम कोई नंबर रख करके वो परसेंटेज वाइज निकाल के फिर रख के देखना 1 आ रहा है कि नहीं। लगा समझ या फिर से बता दूं बताओ। लग गया होगा। समझ